आपने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया सर, और ये सवाल मेरा आपसे रहेगा। लेकिन हमारे साथ प्रेम शुक्ला है, बीजेपी से प्रेम शुक्ला, जो बातें यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने कही उस पर आपका जवाब सर। मूल बात तो ये है कि ये सत्य है ना कि हैदराबाद के निजाम ने वहाँ की जनता पर पूरी तरह से तानाशाही रवैये के माध्यम से उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को वर्षों कुचलने का कार्य किया, और उनकी इसी औपनिवेशिक वृत्ति के विरुद्ध वहाँ हैदराबाद मुक्ति संग्राम चला, और हैदराबाद मुक्ति संग्राम के कारण ही वहाँ पर सरदार पटेल को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्थापित करने में सफलता ऑपरेशन पोलो के माध्यम से प्रारंभ उनको हासिल हुई। सरदार पटेल को यह सफलता इसलिए हासिल हुई कि हैदराबाद की जो वहाँ जनता थी, जनता पूरी तरह से निजाम की तानाशाही, उसके द्वारा जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार प्रायोजित ढंग से रजाकार कर रहे थे, और वो रजाकार ही ओवैसी की जो पार्टी है इसके फाउंडर मेंबर, इसके संस्थापक रजाकार ही हैं, तो वो अपने इतिहास का जो कलंकित पन्ना है उस पन्ने की स्मृति से पूरी तरह से जख्मी स्वयं को पा रहे हैं। लेकिन यह सत्य है कि हैदराबाद के लोगों को 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हुई थी। उनको अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक युद्ध लड़ना पड़ा, वो मुक्ति संग्राम था। उस मुक्ति संग्राम के को अब तक बुलाया गया था, लेकिन अमृत महोत्सव वर्ष ही है स्वतंत्रता का, तो उस अमृत महोत्सव वर्ष का जो स्वर्णिम का पन्ना है, उस स्वर्णिम पन्ने के पीछे के जो खलनायक शक्तियां हैं, कहां से वो अलगाववादी वृत्ति उत्पन्न हुई थी, उसको रेखांकित करना भी हमारा ऐतिहासिक दायित्व होता है। तो उस दायित्व का निर्वाह हो रहा है। हैदराबाद कैसे हमसे इंटीग्रेट हुआ, कैसे हमारे साथ आया, कैसे लोकतांत्रिक शक्तियों ने वहां की निजामशाही को कुचला, तानाशाही को कुचला। आपने यहाँ पर दो बातें उठाई हैं और इसीलिए राशिद खान हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और ये सवाल इसलिए भी अहम है कि क्योंकि यहाँ पर बार बार निजाम के रोल की बात की जा रही है और इतिहास कुछ और बताता है निजाम के बारे में, और जो हैदराबाद की सियासत है इस वक्त, जिसका असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत अहम हिस्सा है, वो उसी निजाम का महिमा मंडन कर रही है, और सरदार पटेल को जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं दे रही है। ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि टीआरएस जमात और एमआईएम इंटीग्रेशन डे मना रही है। पहले ये लोग मर्जर डे मनाते थे, अब बीजेपी इसमें शामिल होकर लिबरेशन डे बड़े पैमाने पे लगा रही। तो बीजेपी मुकम्मल तरीके से पोलराइज कर रही है, क्योंकि वोट इख्तियार करने के लिए कहते तो 2023 में इंतखाबात है। अब ये अमित शाह का प्लान ऑफ एक्शन है कि तेलंगाना को बेस बनाया जाए साउथ इंडिया का। अब रही बात ये जो मर्जर डे है जो कांग्रेस मनाती, असल ये 17 सितंबर 1948 के हकदार कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि नेहरू जी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिद्दोजहद से रियासत यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में निजाम टेरिटरी जम हुई। और ये हिस्टोरिक फैक्ट है कि रजाकारों का कमांडर इन चीफ कासिम रजवी सरबरा था मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का। यह बात झुटलाई नहीं जा सकती। असदुद्दीन ओवैसी साहब को मानना पड़ेगा कि रजाकारों का सदर एमआईएम का भी सदर हुआ करता था। आज अब लिबरेशन डे जो मना रही है बीजेपी, मुकम्मल तरीके से पोलराइज कर रही है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है राशिद खान, आप जो बात कर रहे हैं अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो डिले हुआ हैदराबाद के भारत के साथ आने में, उनके आप रजाकारों को उसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार ठहराते हैं, और कहते हैं ध्रुवीकरण बीजेपी कर रही है। स्टेटमेंट असदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं। आपको बताता हूं, देखिए, कासिम रिजवी कमांडर इन चीफ थे निजाम सरकार के फौज के और एडवाइजर भी थे। उनके दबाव में निजाम सरकार जम होने के लिए तैयार नहीं थे। अब असदुद्दीन ओवैसी को यह मानना पड़ेगा ना, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर भी थे ना,
और मेरे को ये बताइए आप नहीं, लेकिन ये बताइए ना, मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ध्रुवीकरण आपको ये क्यों लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी कर रही है? भाई स्टेटमेंट तो असदुद्दीन ओवैसी के है ना, आप उस पर मुझसे बात कीजिए। ध्रुवीकरण की जो बात कर रहे हैं वो तो स्टेटमेंट्स तो असदुद्दीन ओवैसी के हैं। देखिए मुकम्मल तरीके से पहले बीजेपी का भी एक सुनिया, बीजेपी लिबरेशन डे बोलकर मना रही है क्योंकि पोलराइज कर रही है। और मेरे को ये बताइए उस वक्त क्या बीजेपी थी, टीआरएस पार्टी थी, एमआईएम थी, मगर उनके सदर कासिम रजवी थे। ये बात को आप झुठला नहीं सकते। आज असदुद्दीन ओवैसी निजाम सरकार की तारीफ कर रहे और जिस तरीके से बयानबाजी होना चाह रही वो बयानबाजी हो रही, एक इवेंट मैनेजमेंट हो रहा मुकम्मल तरीके से रियासत तेलंगाना में। तो असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के कहने पर बयान दे रहे हैं। एक सेकेंड, इवेंट मैनेजमेंट कौन कर रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस है। एक सेकेंड, जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें समझ में तो आए, जब आप इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के कहने पर कर रहे हैं? देखिए मैं इवेंट मैनेजमेंट की जो बात कर रहा हूं वो एमआईएम भी इवेंट मैनेजमेंट कर रहा, टीआरएस भी कर रहा और बीजेपी भी कर रही। आप अच्छा, असली हीरो आपकी पार्टी है। 17 सितंबर 1948 के हकदार कौन है? हकदार तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। देखिए हमारी जिद्दोजहद की वजह से प्रिंसली स्टेट। अच्छा ठीक है, जवाब लीजिए। संगीत रागी दो बातें ये कह रहे हैं, ठीक है, आपका पॉइंट मैं समझी जी। अब आपने करेक्शन कर लिया एक तरह का। वो कह रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट एआईएमआईएम, टीआरएस और बीजेपी तीनों कर रहे हैं। बिल्कुल और साथ ही ठीक मैं समझ गई। मैं संगीत रागी से बात कर रही हूँ, प्लीज संगीत रागी से बात कर रही हूँ। एक मिनट राशिद खान प्लीज। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ ये इवेंट मैनेजमेंट है और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की अपनी पार्टी जो बाद में वजूद में आई, लेकिन जो रजाकारों का रोल रहा डिले में, देरी में, हैदराबाद के भारत में विलय में, उस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि ओवैसी के बारे में जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा। राजाकार जो थे वो एक ढंग के मिलिशिया थे और वो मिलिशिया ऐसा खड़ा किया गया था जो हैदराबाद का भारत में विलय के विरोध था और इस एवज में उन्होंने हजारों हिंदुओं की हत्या की थी। जो पुलिस एक्शन हुआ था 1948 के दरमियान, उसके बाद जो है वो जो रिजवी साहब जो उस समय उसका नेतृत्व कर रहे थे, उसको छोड़ करके वो बाद में वो पाकिस्तान चले गए थे। उनको पकड़ करके जेल में डाला गया था, बाद में छोड़ा गया, वो पाकिस्तान चले गए और उसके बाद उनकी जो सत्ता थी वो रजाकारों की, वो सत्ता जो है वो मूलतः आज के जो ओवैसी हैं उनके परदादा हुआ करते थे। तो उस चीज से ये अपने आप को चाहें कितना भी चाहे वो अपना दामन बचा नहीं सकते, छुड़ा नहीं सकते और ये उनकी मजबूरी है तो कि वो निजाम के पक्ष में अपनी बात करें क्योंकि उनकी हृदय तो वहीं पर टिका हुआ है। दूसरी बात देखिए, पंडित उस समय का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसमें हैदराबाद के खिलाफ एक्शन के बारे में ये मैं सबको पढ़नी चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स जो है वो बीपी मेनन की पुस्तक है, उसको पढ़ना चाहिए। नेहरू की भूमिका क्या थी उसके बारे में जाननी चाहिए। नेहरू का यदि बस चलता तो वो गोवा का मुक्ति संग्राम जो है वो 1961 तक चलता। यदि गेहूं का चलता तो हैदराबाद भी जो है वो नेहरू कभी भी पक्ष में नहीं थे कि पुलिस बल का प्रयोग किया जाए। ये और सिर्फ सरदार पटेल की इच्छा शक्ति थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जिसने हैदराबाद को लिबरेट कराया और हैदराबाद को मजबूर किया गया। अभी ओवैसी साहब का बयान मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे आखिर विलय तो हुआ ना। अरे विलय हुआ, लेकिन उनकी इच्छा तो पाकिस्तान के साथ जाने की थी, लेकिन सरदार पटेल ने उनको मजबूर किया, पुलिस एक्शन हुई और पुलिस एक्शन में आत्मसमर्पण करना पड़ा, जिसके बाद हैदराबाद का विलय हुआ। तो ये अपने हृदय से, उस समय पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन कितना था, 20% हैदराबाद में था। तो ये कहना कि वो हृदय से वहां पर आए, ये बिल्कुल नहीं है। सरदार पटेल ने उनको मजबूर किया। ठीक है।